हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स प्रोविजंस या फिर टैक्स इशू रिलेटिंग टू अमल कमीशन। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है इन वीडियोस में किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसको कमेंट करें। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ टैक्स इशू रिलेटिंग टू द अमलगमेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमलगमेशन का मीनिंग ही क्या होता है। व्हेन टू कंपनी जॉइंस टुगेदर एंड अ न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड अमलगमेशन। मतलब जब दो कंपनी ज्वाइन होती हैं एक साथ, फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, ये दो कंपनी है, जब ये आपस में ज्वाइन हो जाती हैं तो ये एक न्यू कंपनी फॉर्म कर देती हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन या फिर मर्जर। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए अगर उसको होना है, अमलगमेट होना है एज ए नेचर ऑफ मर्जर, उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। वो क्या कंडीशंस होती हैं, वो हमारी आती हैं सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 1B के अंदर आती हैं। ये क्या बोलता है, ऑल द एसेट्स ट्रांसफर्ड, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी अमलगमेटिंग कंपनी टू अदर अमलगमेटेड कंपनी। मतलब जो अमलगमेटिंग कंपनी है उसकी सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी अमलगमेटेड कंपनी को। मतलब जो कंपनी अपनी आइडेंटिटी को लॉस करके दूसरी कंपनी को फॉर्म कर रही है, उसकी इस कंपनी की सारी एसेट्स किसके पास चली जाएंगी, जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है ऑल लाइबिलिटी ऑल्सो ट्रांसफ़र। एसेट्स तो ट्रांसफ़र होंगी लेकिन लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र होंगी इसके साथ में। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ वैल्यू ऑफ रेडी टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। मतलब जो ये न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, इसकी इस वाली कंपनी के 75% शेयर होल्डर ये मतलब ये रेडी होने चाहिए इस वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए, तभी ये एज अ मर्जर और अमलगमेशन माना जाएगा। ठीक है, तो हमारी पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं हमारी अमलगमेशन में। एक पार्टी होती है जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। ठीक है, तो जो लॉस करती है अपनी आइडेंटिटी को, उस पार्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अमलगमेटिंग कंपनी। लेकिन जो न्यू कंपनी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम अमलगमेटेड कंपनी। अब हम एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड कराती है अमलगमेशन प्रोसेस में। वो टैक्स प्रोविजंस या वो हमारे टैक्स कंसेशंस कौन से होते हैं एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहला होता है हमारे अमलगमेटिंग कंपनी के लिए, मतलब जो कंपनी अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। दूसरा होता है हमारा अमलगमेटेड कंपनी को कुछ कंसेशंस भी प्रोवाइड कराती है, और कुछ कंसेशन प्रोवाइड कराती है मतलब टैक्स को मिनिमाइज़ कराने में हेल्प करती है, या फिर टैक्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, या फिर टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये और क्या कंसेशन प्रोवाइड करती है, शेयर होल्डर्स को कंसेशन प्रोवाइड कराती है ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब जिसने अपनी आइडेंटिटी लॉस की है। टैक्स कंसेशन टू अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफ़र देयर एसेट्स और लाइबिलिटी। अमलगमेटिंग कंपनी जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर चुकी है, मतलब जो मर्ज होना चाहती है दूसरी कंपनी में और न्यू कंपनी फॉर्म करना चाहती है, वो कंपनी क्या करती है, अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर देती है, एंड इट में लीड टू प्रॉफिट और लॉस। और ये क्या करता है, जब एसेट्स उसके पास जाती है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एसेट्स सेल करती हूँ दूसरी कंपनी को, तो या तो मुझे प्रॉफिट होगा या फिर मुझे लॉस होगा, या फिर ट्रांसफ़र करती हूँ जब मैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपनी हैज़ टू पे कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम नॉर्मल केस में देखें कि अगर कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है ऐसे एसेट सेल करने में, तो हमें क्या पे करना पड़ता है, कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा टैक्स कंसेशन टू अमलगमेटिंग कंपनी है, ये हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड कराता है कि नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट टू इंडियन कंपनी। मतलब अगर हम किसी इंडियन कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र करते हैं और उस पर अगर कोई हमें गेन होता है, तो हमें उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा एज़ पर द गवर्नमेंट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये किस में दिया गया है हमें, सेक्शन 47 में। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी की जो एसेट्स थी वो थी 50 लाख रुपीज़ की, लेकिन हमने वो सेल कर दी 10 लाख रुपीज़ की ड्यूरिंग द अमलगमेशन। सो इस पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगेगा एज़ पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ओके,
नेक्स्ट है हमारा नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स बाय अ बैंकिंग कंपनी। अब ये क्या बोलता है कि अगर दो बैंकिंग कंपनी अमलगमेट होना चाहती है या फिर मर्ज होना चाहती है तो इसमें क्या होगा कि कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? कि अगर वो अपनी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहती है, मतलब एक बैंकिंग कंपनी मर्ज होना चाहती है दूसरी बैंकिंग कंपनी में, और इस बैंकिंग कंपनी ने अपने एसेट ट्रांसफ़र करे और उसको कुछ कैपिटल गेन हुआ, तो इस वाले कैपिटल गेन पे भी क्या नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने ये कंसेशन दिया है। नेक्स्ट होता है हमारा नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होल्डर्स इन इंडियन बाय द फॉरेन कंपनी। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो फॉरेन कंपनी है ए और बी, लेकिन ए फॉरेन कंपनी के पास कुछ इंडियन शेयर्स हैं, ठीक है। अब ए फॉरेन कंपनी क्या होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है बी फॉरेन कंपनी के साथ, तो इंडियन शेयर्स क्या हो जाएंगे, इंडियन शेयर्स भी हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे अमलगमेशन के प्रोसेस के साथ में, ठीक है। तो दिस शेयर ऑल्सो ट्रांसफ़र विद द फॉरेन कंपनी। जब फॉरेन कंपनी अमलगमेट करेगी तो उसके साथ में ये शेयर्स भी ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन इसमें क्या बोलता है, हम इस पे कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ उस कंडीशन में नहीं हो लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है या तो 25% शेयर होल्डर्स, मतलब 25% शेयर होल्डर इस कंपनी के रेडी हो जाएं इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए, और जिस कंट्री में भी ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, मतलब यूएस, यूके, कोई भी कंपनी हो, अगर उसमें इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स ना लगा हो, सिर्फ इसी कंडीशन में हम इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। मतलब जिस कंट्री में ये कंपनी बनी हुई है, अगर उन लोगों ने भी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया होगा तो ही हम वो नहीं लेंगे, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। वरना ये इंडियन गवर्नमेंट क्यों पीछे रहेगी? अगर दूसरी कंट्री के बंदे ने अपना कैपिटल गेन टैक्स ले रखा होगा तो हम भी लेंगे, ठीक है। सो ये तीन होते हैं हमारे टैक्स कंसेशन रिलेटिंग टू द अमलगमेटिंग कंपनी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टैक्स कंसेशन टू अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटेड कंपनी कौन सी कंपनी थी? जो हमारी न्यू फॉर्म हुई थी आफ्टर द मर्जर। उसके लिए एक तो कंडीशन हमें फुलफिल करनी होंगी, कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 1B। जो मर्जर की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि सभी एसेट्स ट्रांसफ़र होंगी, सभी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी, और 75% शेयर होल्डर्स हमारे रेडी हो जाने चाहिए अमलगमेटेड कंपनी के बनने को, ठीक है, शेयर होल्डर्स बनने के लिए। नेक्स्ट है हमारी कंडीशन की कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। जो भी अमलगमेटेड कंपनी बनेगी वो कैसी होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, वो कोई फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या बोलता है कि हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब हमने उसका फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख की उसकी कोई भी एसेट्स परचेज़ की थी, लेकिन उसका डिडक्शन अभी तक हमने सिर्फ 2 लाख लिया है, और हमने अपनी कंपनी को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है दूसरी कंपनी के साथ में। तो अब जो रेस्ट है, मतलब 8 लाख का जो उसका डिडक्शन है, वो कौन लेगी? वो लेगी हमारी जो अमलगमेटेड कंपनी थी, ओके, जो हमारी न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग अमलगमेशन एसेट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। मतलब जो एसेट वो परचेज की थी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनी को, और जो उसका अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब अनएब्जॉर्ब्ड मतलब अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसका डिडक्शन, जो उसको भी कौन एंजॉय करेगा? हमारी जो अमलगमेटेड कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अब हमने अपने बिजनेस के लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया था फॉर एग्जांपल 20 लाख का, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने उसका सिर्फ डिडक्शन कितना लिया है? हमने 5 लाख का लिया है, तो 15 लाख का डिडक्शन अब कौन लेगी? अमलगमेटेड कंपनी, मतलब जो हमारी न्यू कंपनी फॉर्म हुई है, जिसको हमने अपने सारे राइट्स दे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमिलियरली एक्सपेंसेस। प्रीमिलियरली एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो फॉर्मेशन ऑफ, जब हमारी कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी फॉर्मेशन टाइम पे जो एक्सपेंसेस अराइज्ड होते हैं, या फिर जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जब वो एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रीमिलियरली एक्सपेंसेस। हम इन एक्सपेंसेस के लिए भी अपना डिडक्शन ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे करंट बिजनेस से इस सब का डिडक्शन नहीं लिया है और उसने अपनी आइडेंटिटी किसको दे दी है, लॉस कर दिया और मर्ज हो गया है वो बिजनेस, तो उसका भी हमारा बेनिफिट कौन लेगी? अमलगमेटेड कंपनी लेगी।
जो हमारी न्यू कंपनी फॉर्म हुई है। नेक्स्ट है हमारा अमलगमेशन एक्सपेंसेस। अमलगमेशन कंपनी क्या होती है कि ड्यूरिंग द अमलगमेशन बहुत सारे एक्सपेंसेस अराइज्ड होते हैं, मतलब जब हमारी एक कंपनी मर्ज होती है दूसरी कंपनी के साथ में, सो उन एक्सपेंसेस का भी वो इनकम टैक्स में क्या ले सकते हैं, अपना डिडक्शन ले सकते हैं। और वो डिडक्शन कब तक मिलेगा, फॉर द 5 ईयर्स, मतलब जब वो अमलगमेटेड कंपनी के साथ मर्ज होगी उसमें जो भी एक्सपेंसेस आ जाएगा तो वो न्यू कंपनी फॉर्म जो होगी उसके में कब तक मिलेगा, 5 ईयर्स के लिए वो डिडक्शन ले सकते हैं इस एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट है हमारा वॉलेंट्री एंड रिटायरमेंट एक्सपेंसेस, मतलब अमलगमेटेड कंपनी जो है एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो भी उसने रिटायरमेंट एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब जो भी उसके एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए जो उसने रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग्स। ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड कराता है अपने एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बिजनेस, उसके लिए वो डिडक्शन ले सकती है 5 ईयर्स के लिए जो भी उसने एक्सपेंडिचर किए हैं, ठीक है। एंड ट्रांसफर रेस्ट डिडक्टेबल नाउ बेनिफिट टू अमलगमेटेड कंपनी। लेकिन जो इस पे बेनिफिट ले चुके हैं अमलगमेटिंग कंपनी, जो जिसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ की है, और रेस्ट ट्रांसफ़र कर देगा वो अमलगमेटेड कंपनी को। फिर हमारा नेक्स्ट आता है टैक्स कंसेशन फॉर शेयर होल्डर्स फॉर अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब हमारे क्या क्या टैक्स कंसेशन होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, जो मतलब अपनी आइडेंटिटी लॉस कर चुके हैं उन शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जिस कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी लॉस किया, मतलब ये कंपनी है, ये मर्ज होना चाहती है दूसरी कंपनी के साथ में, इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस किया, अब इसके शेयर होल्डर्स भी होंगे, ये शेयर होल्डर्स भी इसके साथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स बोल लेते हैं कि भैया हमें आप हमारे शेयर्स ले रहे हो तो उसके बदले में हमें पेमेंट करो। तो जब ये अमलगमेटेड कंपनी इन्हें पेमेंट करेगी, और इस पे इन्हें गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अगर इन्हें गेन होता है तो उस पे बोलती है गवर्नमेंट कि हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे गेन होना है, हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन। अगर ये हमारा नेचुरल प्रोसेस होता और हमें गेन हो रहा होता बिजनेस में, या फिर कैपिटल गेन हो रखा होता, तो हमारी गवर्नमेंट बोलती भैया टैक्स दो। लेकिन अब नहीं होगा। किस वजह से गेन नहीं होगा, मतलब किस वजह से हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा गेन के ऊपर, ड्यू टू अमलगमेशन। So during amalgamation shareholders receive capital gain while got payment from amalgamated company। कहाँ से मिलती है उन्हें पेमेंट, अमलगमेटेड कंपनी से। ड्यूरिंग दिस ही गॉट प्रॉफिट और लॉस, उसमें उनको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ही इज़ लाइबल टू पे टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन में क्या होता है कि अगर उन्हें गेन होता है, शेयर होल्डर्स को शेयर्स के बदले क्या मिल रहा है, कुछ फीस मिल रही है, कुछ उनका पैसा मिल रहा है, तो उस पर उनको फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये का शेयर लिया था, लेकिन अब जब इस कंपनी के पास हमारे शेयर्स चले गए हैं वो हमें 1000 का दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस प्रॉफिट पे और इस गेन पे हम टैक्स पे नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो वही सब इसमें बोला है, बट अंडर द अमलगमेशन टैक्स इज टोटली डिडक्टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो टैक्स होता है वो टोटली डिडक्टेबल होता है, या फिर उस पर हमें पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये टोटली क्या माना जाता है, एग्जेम्प्टेड माना जाता है। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।